जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। तो हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। जिन पेंशनर की नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, जिसमें एब्सेंट विदाउट लीव है या फिर ओवर स्टेइंग लीव है, उन्हें रिकॉर्ड से गवर्नमेंट के लेटर के अनुसार एमएससीपी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे पेंशनर हैं जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, जैसे कई सिपाही हो गए या फिर नायक हो गए, जो एमएससीपी लेने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होने की वजह से उनको एमएससीपी नहीं मिलती। तो दोस्तों, इसमें ज्यादातर केस हो गए जैसे एब्सेंट विदाउट लीव हो गए, या फिर ओवर स्टेइंग लीव हो गए, या फिर आरआई हो गया, जिसकी वजह से उनको एमएससीपी नहीं मिलती। तो दोस्तों, आपको एमएससीपी मिल सकती है कुछ गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार। तो वो आपको रिकॉर्ड को दिखाने पड़ेंगे, रिकॉर्ड को भेजने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप रिकॉर्ड को चिट्ठी लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, तो रिकॉर्ड आपको मना कर देगा कि आपको हम एमएससीपी नहीं देंगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के कुछ लेटर दिखाते हैं, कुछ नोटिफिकेशन दिखाते हैं, तब आप एमएससीपी लेने के लिए हकदार होते हैं, तब आपको दी जा सकती है रिकॉर्ड के अनुसार एमएससीपी। तो दोस्तों, इसके लिए कोर्ट केस की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लेटरों के बेस पर कोशिश कर लीजिए कि आपको एमएससीपी मिलती है या नहीं मिलती है। फिर दोस्तों, दूसरी इंफॉर्मेशन, जिन पेंशनर की लो मेडिकल कैटेगरी है, यानी एलएमसी है, जिनको सीओ साहब ने घर भेज दिया। पहली बात दोस्तों, सीओ साहब कौन होते हैं आपको घर भेजने वाले? क्या आपकी शुरू से ही कोई डिसेबिलिटी है, जब से आप पैदा हुए, या जब आप फौज में आए तब आप एलएमसी हो गए, तब आपकी लो मेडिकल कैटेगरी हो गई, या कोई चोट लग गई जिसकी वजह से आप आगे जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते? तो दोस्तों, सीओ साहब कौन होते हैं कि आपको घर भेज दें, कि आपको वो आगे जॉब कराना नहीं चाहते? दोस्तों, अगर आप सही में कोर्ट के जजमेंट पढ़े तो दोस्तों आप दोबारा रीज्वाइन होकर आप एमएससीपी लगवा सकते हैं अपनी। तो दोस्तों, ऐसी कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं जिन पेंशनर की लो मेडिकल कैटेगरी है, यानी वो डिसेबिलिटी तो ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ घर बैठे हैं, वो रीज्वाइन नहीं होते, दोबारा सर्विस में नहीं आते। लेकिन दोस्तों, कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अगर आप अपनी एमएससीपी लेने के लिए कुछ हद तक क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करते हैं तो आपको एमएससीपी दी जाती है। तो दोस्तों, आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा अगर आपको एमएससीपी नहीं दी जा रही रिकॉर्ड ऑफिस की वजह से। क्योंकि दोस्तों, सीओ साहब कौन होते हैं कि आपको घर भेज दें? मेन तो दोस्तों आपकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होनी है। अगर आपके 13 साल हो रहे हैं, 14 साल हो रहे हैं, 15 साल हो रहे हैं, तो कैसे आपकी 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट कराई जाए, जिसकी वजह से आपको एमएससीपी मिल पाए? तो दोस्तों, कोर्ट केस के आधार पे आपकी सर्विस रीज्वाइन हो सकती है, दोबारा सर्विस पे बुलाया जा सकता है, और आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 से ऊपर पहुंचाई जा सकती है, जिसके बेस पर आपको एमएससीपी मिल पाएगी। तो दोस्तों, इसमें अब एक कंडीशन है कि जो आपको ग्रेजुएटी का पैसा मिला, जो आपको कम्यूटेशन का पैसा मिला, वो आपको वापस देना पड़ेगा। तब आप दोबारा सर्विस रीज्वाइन करेंगे और अपनी क्वालिफाइंग सर्विस आगे बढ़ाएंगे, यानी एमएससीपी लेने तक। फिर आपको एमएससीपी दी जाएगी कोर्ट के आधार पर, कोर्ट केस के आधार पे, कुछ जजमेंट के बेस पर। तो इस तरीके से जिनकी एलएमसी है, लो मेडिकल कैटेगरी आउट है, तो उनको भी एमएससीपी दिलवाई जा सकती है, इस बेस पर कि उनको पहले क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करवाई जाए, रीज्वाइन कराया जाए, और फिर आप उस क्वालिफाइंग सर्विस पे पहुंचे जिस बेस पर आपको एमएससीपी मिलेगी। तो ये कंडीशन। अगली इंफॉर्मेशन, कई पेंशनर की शिकायत 568, 582, 570 सर्कुलर का एरियर लेने के लिए सीपीपीसी ने बनाया नॉट पे सर्टिफिकेट, लेकिन ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट नहीं बनाई। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, स्पर्श आपसे डिमांड कर रहा है नॉट पे सर्टिफिकेट की। अगर आपको 568 का एरियर लेना है, अगर आपको 570 का एरियर लेना है, या फिर 582 का एरियर लेना है, तो आपको नॉट पे सर्टिफिकेट देना होगा सीपीपीसी बैंक से। लेकिन दोस्तों, कई बार सीपीपीसी बैंक क्या कर रहा है,
वो आपका नॉट पे सर्टिफिकेट तो बना देता है, उसमें लिख तो देता है कि हमने आपको एरियर पहले पे नहीं करा, लेकिन वो ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट नहीं बना रहा, डायरेक्ट वो स्पर्श को लेटर दे रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन पे स्पर्श आपको एरियर नहीं देगा, स्पर्श आपको एरियर नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि दोस्तों स्पर्श भी चाहता है कि उसके पास कोई ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट पहुंचे जिस बेस पर वो एरियर आपके खाते में डाल सके। तो दोस्तों जब भी सीपीपीसी बैंक नॉट पे सर्टिफिकेट बना रहा है तो उसके साथ साथ उसे बोलिए कि आप ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट भी बनाइए, पूरी एरियर शीट बनाइए, तब वो स्पर्श को फॉरवर्ड करिए, तभी स्पर्श आपको एरियर का भुगतान करेगा। ऐसे नहीं तो स्पर्श आपको मना कर देगा, स्पर्श आपको एरियर देगा ही नहीं। वो इसलिए नहीं देगा, वो तो बोलेगा कि आप सिर्फ लिखवा के ला रहे हो कि पहले बैंक ने पे नहीं करा, लेकिन इसमें ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट कब से कब तक का एरियर है, कितना एरियर है, कम से कम वो तो लिखे बैंक, वो तो बना के दे। तो दोस्तों इस कंडीशन पे आपको फिर एरियर नहीं मिल सकता। तो इसलिए नॉट पे सर्टिफिकेट अगर आप बनवा रहे हैं तो ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट भी बनवाइए और पूरी एरियर शीट बनवाइए और वो स्पर्श को दीजिए, नहीं तो आपका एरियर रुक सकता है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर का सवाल, फरवरी की पेंशन में डीएडीआर 50% मिलेगा या 46% मिलेगा? दोस्तों कई पेंशनर सवाल कर रहे हैं और दोस्तों सवाल भी बड़ा अजीब है सवाल आपका, और वो ये है कि फरवरी की पेंशन पे आपको 46% डीआर मिलेगा या फिर 50% मिलेगा। दोस्तों अभी 50% अप्रूव हुआ कहां है? आपको 50% क्यों मिलेगा अभी, जब तक भारत सरकार की तरफ से कुछ अप्रूव हुआ ही नहीं है। अभी आपको सिर्फ 46% ही मिलेगा। जो आपकी फरवरी की पेंशन आएगी उसमें सिर्फ आपको 46% डीआर मिलेगा आपकी पेंशन पे, 50 अभी नहीं मिलेगा, 50 तो अभी अप्रूव ही नहीं हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा सोच समझ के सवाल करिए, 50% कहां से मिल जाएगा अभी? तो दोस्तों अभी आपको सिर्फ 46% ही मिलेगा, 50 नहीं मिलेगा। 50 के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जब भारत सरकार अप्रूव करेगी उसके कुछ टाइम बाद ही आपको 50% आपकी पेंशन पे देखने को मिलेगा डीएडीआर, अभी आपको 46% मिलेगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। री एम्प्लॉयड के ऑप्शन पर यस करने से डीएडीआर नहीं मिल रहा। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर हैं जिनका री एम्प्लॉयमेंट है और जिन्होंने स्पर्श पे जाकर उस ऑप्शन को यस कर दिया, री एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पे। तो दोस्तों जैसे ही आप उस ऑप्शन को यस करते हैं कि आप री एम्प्लॉयड हैं, तो फिर आपका डीएडीआर रोक दिया जाता है। अब कई पेंशनर कहते हैं कि सर हम पहले बैंक से पेंशन लेते थे तो वहां पर वो ऑप्शन था कि हम उसे वहां पे यस करें अगर हम री एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वहां पर तो हमें डीएडीआर मिलता था। दोस्तों ये स्पर्श है, जो आपकी वैलिड इंफॉर्मेशन होगी वही स्पर्श मानेगा, और स्पर्श का रूल है कि अगर आप री एम्प्लॉयड हैं और अगर आप यस ऑप्शन टिक करते हैं, यस करते हैं, तो आपका डीएडीआर एप्लीकेबल नहीं होगा आपकी पेंशन पे। तो उसके लिए दोस्तों कई पेंशनर क्या कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। जैसा आपको पता है ये साल में एक बार दिया जाता है। तो अगर आप री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देते हैं और स्पर्श पे अपलोड करते हैं, तब आपका डीएडीआर कंटिन्यू चलता है आपकी पेंशन पे, फिर आपको मिलने लगता है। कई पेंशनर ऐसा कह रहे हैं कि आपको डीएडीआर तब मिलेगा जब आप री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देंगे। तो दोस्तों ध्यान से सोच समझकर आप ये काम करिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका री एम्प्लॉयड है ही नहीं और आपने यस ऑप्शन टिक कर दिया। जिनका री एम्प्लॉयमेंट है थोड़ा सोच समझ के काम करिए स्पर्श पे, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पेंशन पे इफेक्ट पड़े। लेकिन दोस्तों स्पर्श पे ये ऑप्शन है कि अगर आप री एम्प्लॉयमेंट पे ऑप्शन पे टिक करते हैं, यस करते हैं, तो आपका डीएडीआर एप्लीकेबल नहीं होता, वो आपका रोक दिया जाता है आपकी पेंशन पे। तो इसके लिए आपको शिकायत डालनी पड़ेगी स्पर्श पे, और हो सके तो री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करिए स्पर्श पे, तब आपकी पेंशन पे डीएडीआर मिल पाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, 5 इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई आपके वेलफेयर से रिलेटेड, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से समझ पाएं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ऐसे ही दोस्तों आपके लिए बनाता रहता हूं, आपके वेलफेयर से जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं, ताकि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहे। तो दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जानकारी को और पाने के लिए, समझने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।